नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। और चक्रव्यूह में आज बात आरक्षण की आग पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। हाईकोर्ट के बढ़े आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद ओबीसी महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। शिवराज सरकार उसके निशाने पर है और कांग्रेस भी ओबीसी महासभा के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उसने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। मामला हाईकोर्ट चला गया, जहां शिवराज सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, इसलिए मामला अटका हुआ है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ ने बिना होमवर्क किए आरक्षण बढ़ाने का ऐलान किया था, इसलिए मामला अटक रहा है। ओबीसी आरक्षण पर मचे इसी घमासान पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये प्रदर्शन ओबीसी के लोगों का है। वो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा। इनके इस असंतोष को हवा मिली थी कमलनाथ सरकार के उस फैसले के बाद, जिसमें उसने ओबीसी आरक्षण का दायरा 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस पर कई संगठन सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का हवाला देकर कोर्ट चले गए, जिसमें 50% से अधिक कुल आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने से आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा रही थी और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है। ओबीसी वर्ग कह रहा है कि इसके लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी है, लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई थी, लेकिन संसद में उसको सुपरसीड करके उसको पुनः लाके उसको पुनः कानून बना दिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 9 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आप इसको दोबारा से विधानसभा में लेके आइए, पटल पर रखिए, 27% लागू करिए, उसको पुनः कानून बना दीजिए। हाईकोर्ट कितनी बार कैंसिल करेगा? आप उसको बना के फिर उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए दिल्ली भेज दीजिए विधानसभा से, और 9वीं अनुसूची में जुड़ जाएगा तो वो चैलेंजेबल नहीं रहेगा। 14 से 27% कमलनाथ की सरकार में हुआ, लेकिन इन्होंने शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के लोगों ने न्यायालय से स्टे लगवा दिया, शिक्षक भर्ती को रुकवा दिया, इन लोगों ने मेडिकल में सीट रुकवा दी, हमारे लोगों की सीएट में रखवा दी। और ये पुलिस प्रशासन बच्चियों को ये लोग बच्चियों को पकड़ कर खींच रहे हैं। ये शर्म आना चाहिए, ये बिहार है हमारी सरकार का। ओबीसी महासभा के बैनर तले शुरू किए गए आंदोलन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल समेत कई नेता इस आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने न केवल ओबीसी महासभा के सुर में सुर मिलाए, बल्कि खुद को ओबीसी का शुभचिंतक बताने से भी वे नहीं चुके। आपने जब हाई कोर्ट में प्रोसेस चल रही थी तो आपका रवैया क्या था? डिले कैसे हुआ? जीरा सही क्यों नहीं हुए? सही वकील खड़े क्यों नहीं हुए? क्यों लापरवाही हुई? इसका कोई कारण है? शिवराज सिंह जी सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खेलना चाहते। शिवराज सिंह जी, जो कमलनाथ जी ने निर्णय लिया था, उनकी सरकार ने निर्णय लिया था, दृढ़ता से लिया था और हम उस ओर आगे बढ़ रहे थे। अगर इस पूरे विधेयक में कोई दोषी है तो खुद शिवराज सिंह चौहान है, इनकी सरकार है। कांग्रेस ओबीसी के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही है, तो बीजेपी इस पर पानी डालने की कोशिश में है। सरकार का कहना है कि वो भी ओबीसी को 27% आरक्षण के समर्थन में है। सरकार ने गंभीरता के साथ कोर्ट में बात रखी है। सरकार की पैरवी का ही नतीजा है कि डॉक्टरों की भर्ती में ओबीसी को 14% आरक्षण देने के साथ उनके कोटे के 13% पद रिजर्व रखे हैं। बीजेपी आरक्षण का मामला कोर्ट में अटकने के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। पिछड़ा वर्ग के कुछ लोगों के द्वारा नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, हमारी सरकार इसके पूरी तरह से समर्थन में है और सरकार ने उच्च न्यायालय में बहुत
तथ्यों के साथ और गंभीरता के साथ बात रखी कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% के लगभग है। पिछले कई चुनाव में इस वर्ग के थोक वोट बीजेपी को मिलते रहे हैं। इसी की काट के लिए कांग्रेस ने दांव चला था, लेकिन मामला कोर्ट में अटक गया। अब बीजेपी के सामने दुविधा ये है कि वो अगर ओबीसी को खुश करने में कांग्रेस की राह पर बढ़ती है तो अनारक्षित तबका उससे नाराज हो सकता है, और अगर नहीं बढ़ती है तो ओबीसी वोट छिटकने का डर है। ऐसे में वो इसे कोर्ट का मैटर के कांग्रेस के ही पाले में डालने की कोशिश में है। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर संग्राम जारी है। आरक्षण की आग लगी हुई है। ओबीसी महासभा ने मोर्चा खोल दिया है और निशाने पर शिवराज सरकार। राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, जिसके चलते झड़प की भी स्थिति बन गई। आपको बता दें, 27% आरक्षण की मांग की जा रही है। कमलनाथ सरकार ने यह आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। कमलनाथ सरकार ने 14 से 27% किया था ओबीसी आरक्षण। कमलनाथ सरकार के फैसले को दी गई थी हाई कोर्ट में चुनौती, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, यानी बड़े आरक्षण पर रोक लगा दी है। तो आपको बता दें, इसी पर करेंगे चर्चा। कई सवाल पूछेंगे, कई जवाब भी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी महासभा के और एडवोकेट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का स्वदेश न्यूज में। धर्मेंद्र जी, पहले हम राजनीतिक पहलुओं पर बात करें उससे पहले, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, तो आपसे सबसे पहले ये भी हम सवाल करेंगे कि क्या प्रावधान है अब सरकार के पास। जो बात कही जा रही है कि सरकार इसके पक्ष में है, 27% जो आरक्षण बढ़ाने तक की बात हो रही है वो करेगी, लेकिन प्रावधान क्या है सरकार के पास? किन बेसिस पर वो आगे लेके जा सकती है इसको? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 27% आरक्षण पर रोक लगाई है, उसमें स्पष्ट सरकार के द्वारा जो गुमराह करके कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, जो 9 बेंच हमारे पीठ के द्वारा जो आया था, उसमें उसको आड़ में लेके कि 50% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, 50% से ज़्यादा हुआ तो नहीं दिया जाएगा। पर बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, उसमें स्पष्ट लिखा था, वही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस बात को उसको होल्ड ना, तो अपने रिप्लाई में ऐसा बताया गया कि उस जजमेंट में और इसमें यह है, जहां अगर जाति के आंकड़े आ जाते हैं तो वो 50% की दायरा बढ़ जाएगा। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आंकड़े तो मंगाए पर आंकड़े पेश नहीं किए गए। इंदिरा साहनी की जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है और उसमें यह लिखा है कि अगर यदि उसकी संख्या जिस वर्ग की है, अगर उसकी संख्या उससे ज़्यादा है तो आरक्षण की बाध्यता को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा आया कि जो 2011 का जो सेंसस कराया गया, उसमें जब आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार ने मंगाने के बाद और उसे ओपन किया, उसमें रिप्लाई भी हम लोग तो उसमें पैरवी कर रहे हैं ओबीसी वर्ग संगठन की ओर से, तो उसमें टोटल उसमें हमने उसको पेश भी किया था, पर सरकार के जो जवाब पेश किया गया उसको उस पर होल्ड नहीं किया गया। जबकि जब पता है पहला एक राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें 51% आबादी ओबीसी की बताई गई, 20% हमारे ट्राइबल भाइयों की बताई गई, हमारे एससी के हैं वो 16% बताई गई। जहां अगर ये 50 की बाध्यता आती है, 50% की बाध्यता आती है,
यदि 14% आप मान लेते हैं, 14% हमारा रिजर्वेशन है, आपने माना कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 27 ये गलत दे दिया है, तो मैं जो आज पैरवी कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, जो कांग्रेस हो, मैं कांग्रेस को तो मैं इसलिए क्योंकि उन्हें 27% आरक्षण दिया, पर जो सरकार जो 15 साल से आप लोग रहे, आज दिनांक तक आपने ओबीसी के हक अधिकार कभी ना तो दिए। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लगातार हर डिपार्टमेंट के अंदर आप हमेशा हाई कोर्ट का, उससे अभी जजमेंट आया, उससे पहले आपने 27% आरक्षण पे आपने उसको कहा कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है। ठीक जी। ब्रजेश पांडे जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप, ये डायलॉग एकदम सूट कर रहा है आज। शिवानी जी, इसमें खुश और नाखुश वाली बात क्या है? आप मेरे को एक बात ये समझाइए, जब मध्य प्रदेश में 2018 में जनता ने मैंडेट दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी माननीय कमलनाथ जी की लीडरशिप, तो कमलनाथ जी ने आते ही ये आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता लोलुप रही है, जो जिसको लोकतंत्र पे, जिसको संविधान पे विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए समूचे देश में जाने जाती है, उसने मध्य प्रदेश के अंदर भी वही नजीर पेश किया और मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक संस्कृति ने कांग्रेस की सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बना ली। इसके पूर्व ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उसको बढ़ाकर 27% कर दिया। अभी बहुत अच्छी बात हमारे काबिल मित्र कह रहे, इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? कांग्रेस के पास 15 महीने में 13 महीने तो उसके पास था ही कुल जमा पूंजी शासन कर रहे। उसने ओबीसी वर्ग के लिए, इसने मध्य प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस ने सोचा और कांग्रेस ने उसका दायरा बढ़ाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी सरकार प्रेजेंट टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त कौन करता है? भारतीय की सरकार होती है। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि इस केस में, जिस तरह के AIR का हमारे जिक्र कर रहे थे अभी काबिल मित्र जो बोल रहे थे मुझसे पहले, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहा। भाई AIR में साफ तौर से उल्लेख है और जिस केस का उन्होंने हवाला दिया, बालाजी बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह के 4-5 केस मैं भी बता सकता हूँ। इन सभी केसों में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने समय में अच्छी खासी पैरवी किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमारे समाज में पिछड़े वर्ग की आबादी 30% है, तो इस वर्ग को 14% आरक्षण बढ़ा के 27% किया जाए। तो आप मुझको एक बात बताइए, वर्तमान सरकार की क्या ये गुरुतर दायित्व तो नहीं बनता कि वो ठोस ढंग से इसकी पैरवी करे? मामला अगर नहीं संभलता डबल बेंच में जाए, अगर डबल बेंच में नहीं संभलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपके पास तो ऑप्शन खुले हुए हैं, सरकार के पास तो ऑप्शन खुले रहते हैं। लेकिन प्रतिपक्ष में होने के बाद भी जिस तरह से आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कहा, हमारी मंशा जो थी वो साफ थी, हमारा देश जो था, हमारा मन पवित्र था ओबीसी समाज के लिए, और हमने इस आरक्षण की को 14 से बढ़ा के 27 किया। और आज भी मैं आपके चैनल में बैठ करके इस बात की पुरजोर मांग करता हूँ कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, कई सवालों के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन गोविंद जी, पैरवी नहीं कर रहे हैं आप, और मंशा किस बेसिस पर आप उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? आरोप लगातार लग रहे हैं कि आपने पैरवी नहीं की और कांग्रेस की मंशा पर सवाल आप उठा रहे हैं। की मंशा तो साफ है। 1955 से लेकर के आजादी के बाद से और आज तक कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। जब मंडल कमीशन बना 1979 में तो किसकी सरकार से? मोरारजी भाई ने बनाया था। 1980 में उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकारें रही। 1953 में काका कालेलकर को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया, लेकिन 1955 के बाद तक वो पिछड़ी वर्ग की कौन सी जातियां शामिल होगी ये नहीं बताया उसने। ना ही 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइज करने की बात की, अति पिछड़े का उसमें समाविष्ट करने की बात की, वो कांग्रेस ने नहीं किया। और अब फिर जो कांग्रेस ने कास्ट केमिस्ट्री के हिसाब से बिना कास्ट अर्थमेटिक जाने जो फैब्रिक खराब किया है, इसके दोषी कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सामने दिखती कुछ है और पीछे का चेहरा कुछ और होता है। इधर तो 27% आरक्षण देंगे, दूसरों से लगवा दी पिटीशन। कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र जो है वो देश के पूरे ताने बाने को तोड़ रहा है। आ रही हूं ब्रजेश जी, एक कमेंट जल्दी से, ओपनिंग कमेंट सब मेहमानों का ले लो, फिर बगैर आपके पास आ रही हूं। और ये जितनी बातें आज कर रहे हैं मुकदमे की और ये इतने सारे उसके जो भी फैसले हुए हैं
उसकी नजीर जो दे रहे हैं, ये जब कहाँ थे, जब केस लगा था, जब मुकदमा लगा था, जब उस पर पिटीशन लगी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उसमें पैरवी करी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पुरजोर पैरवी करेंगे और ये सब हम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, नेहरू जी से लेकर के और 2011 में भी सरकार थी मनमोहन सिंह की, कौन सी जातिगत जनगणना हुई? उसके हमेशा इन्होंने पैरवी उसको हमेशा डिसऑन किया है। तो ये कांग्रेस जो है 1990 वो पुरजोर उल्लेखनीय 1990 का जो शंखनाद है वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के प्रति केवल झूठा प्रेम दिखाया है, कभी उनके प्रति कोई भी सदाशयता, उनके प्रति संवेदनशीलता और उनके अधिकार का संरक्षण का काम नहीं किया है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़े वर्ग आयोग को। और तो और मध्य प्रदेश में इन्होंने पूरे 15 महीने की सरकार में आयोग का गठन ही नहीं किया। जब सरकार चली गई थी तब वो अवैधानिक ढंग से इन्होंने आयोग और ये सब नियुक्तियां कर दी जो आज भी कोर्ट में लटके हुए हैं। तो कांग्रेस तो दोहरे चरित्र वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को असर्ट करती है, इस बात की घोषणा करती है कि मुकदमा जो कोर्ट में चल रहा है, जो कांग्रेस के लोगों ने पिछले दरवाजे से किसी से लगवा दिया, उसकी पुरजोर उस पर पैरवी करेगी और जो पक्ष रखेगी, क्योंकि कोर्ट का काम तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। पहले बिना संवैधानिक स्थिति को जांचे, बिना आंकड़े प्रस्तुत किए, जनसंख्या के जातिगत आंकड़े पिछड़े वर्ग के, और कांग्रेस ने केवल हमारी राजनीतिक अर्थमेटिक को साधने के लिए, राजनीतिक केमिस्ट्री को साधने के लिए अब ये उन्होंने जो खेल रचा है उसको उनको ठीक है गोविंद जी, लेकिन इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस लौटूंगी कि आप पक्ष में है कि नहीं 27% आरक्षण के। लेकिन राघवेंद्र जी से मेरा ये सवाल है, राघवेंद्र जी, जिस वर्ग को साधने की हम बात कर रहे हैं, जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, 51% वर्ग है उसका मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि उस समय बस साधने की कोशिश थी इसलिए ये शगुफा छोड़ा गया था? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि पैरवी, वो आरोप लगा रहे हैं कि पैरवी नहीं की जा रही, और यहां से आरोप लग रहे हैं कि पूरा होमवर्क नहीं किया गया था। मैं दोनों पार्टियों की इस मामले में प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जो इसके पक्ष में है और जो इसके पक्ष में होते हुए दिख रहे हैं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस कहती कि हम इसके पक्ष में और बीजेपी कहती कि हम इसके पक्ष में हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारा मामला राजनीतिक है। अगर हम लोगों को आरक्षण की बात कर रहे हैं नौकरियों में, लेकिन हम ये इस बात पर भी ध्यान दें कि सरकारें जो बनती है वो नियम बनाती है। सरकारों के कितने मुखियाओं को कौन कौन सी पार्टी ओबीसी को मुखिया बना रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन पार्टियां इस बारे में आत्मचिंतन करें, एक बात। दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी इस बात का जिक्र नहीं करती है कि जिस वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, यदि उस वर्ग के लोगों को 2-2, 3-3 पीढ़ियों से आरक्षण मिल रहा है, तो उसी वर्ग के ऐसे बहुत से लोग हैं वंचित, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है और वो ओबीसी में आते हैं, वो एसटी एससी कोटे में आते हैं। आप देखिए कि उसमें जो गरीब वर्ग है ओबीसी का और एसटी एससी वर्ग का, वो आरक्षण ले ही नहीं पाता। कोई भी इस बात को नहीं कहता है कि हम जो अमीर यानी क्रीमी लेयर का जो मामला है, जिनको 2-3 पीढ़ियों से आरक्षण मिल चुका है और जिनकी आर्थिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत है, और वो उस हिसाब से ना तो पिछड़े हैं और ना वो कमजोर है, ना दलित है, ना वंचित है। ये दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें साथ में जो संविधान के जानकार हमारे साथ बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि दलितों में जो कमजोर वर्ग को आरक्षण नहीं मिला है, प्राथमिकता में उनको ऊपर दिया जाना चाहिए। एक आईएएस दलित होता है, उसके परिवार के लोगों को आरक्षण मिलता रहता है। एक आईएएस ओबीसी का होता है, उसके परिवार को आरक्षण मिलता रहता है। लेकिन उन्हीं क्या है, एक ओबीसी नौकरी करता है चपरासी की, उसको आरक्षण नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो कमजोर वर्ग है दलितों में, ओबीसी में, उसको आरक्षण की बात होनी चाहिए। इसमें क्रीमी लेयर का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात कही है इस वक्त राघवेंद्र जी, और इशारों में आपने एक और संकेत जरूर दे दिया जिसका जवाब मैं जरूर ब्रजेश पांडे जी से लूंगी। ब्रजेश जी, पहले से पता था ना कि पिटीशन अगर हम 27% तक कराएंगे, कानूनी सलाहकार होंगे, उस वक्त जब ये फैसला लिया जाना होगा तब आपके पास लोग होंगे जिनसे चर्चा की गई होगी, पता होगा कि अगर इस तरह की पिटीशन लगी तो मामला कोर्ट में जाएगा ही, तो ये मामला अटकाने वाली बात क्यों थी?
और दूसरी बात, दूसरे सवाल का जवाब जो राघवेंद्र जी ने इस वक्त उठाया था कि नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व में क्या सिर्फ आरक्षण देने से आप वर्ग को साध लेंगे? कांग्रेस में जब नेतृत्व की बात आती है तो कहां जाता है ये बात, कहां जाता है साथ? शिवाली जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब क्रमशः देना चाहूंगा। पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये कहना चाहता हूँ, एक कहावत है कि चोर से कहे चोरी करे और साहूकार से कहे चाहते रहे। अरे सत्ता सरकार इनकी है, इनको पहल करना चाहिए। दूसरी बात दुष्यंत ने कही है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लेगा उनके भी अपराध। हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को बोला, उनका नाम नहीं देख पाया स्क्रीन में, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी बात किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, आपको 1980 का दौरा याद आएगा, राघवेंद्र जी अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी, अर्जुन सिंह साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और ये अच्छी शुरुआत हुई थी इस वर्ग के लोगों को। और जो राघवेंद्र सिंह जी कह रहे थे, इनके सवाल के जवाब में मैं आऊंगा। कांग्रेस पार्टी का ध्येय इसी बात के लिए था कि इस वर्ग के वंचित वर्ग को, इस वर्ग के अंतिम छोर के व्यक्ति को, जैसे आपने कहा कि एक नौकरी करने वाले नौकर का बेटा को क्यों आरक्षण नहीं मिलता, मंत्री नेताओं को क्यों मिलता है, सहमत हूं आपकी बात से। कांग्रेस ने इसी मंशा से किया था कि जो इस वर्ग में दलित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जिनको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है, उनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध हो। बात की सरकार में, पटवा जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको रद्दोबदल किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनको आर्गुमेंट करना चाहिए हाई कोर्ट में, शिवाली जी, जो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा में कोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि इसको हम सिर्फ हाई कोर्ट पे ऊपर छोड़ दें, कह दें सब जुडिशियल मसला है, जब भी होगा हम इस मामले में बात करेंगे। जैसे हमारे आदरणीय मित्र मानू सर, लेकिन यही आरोप लगते आए हैं अब आप पर कि बस शगुफा छोड़ना था तो छोड़ दिया। देखिए, मेरे पास सरकार नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत कम समय मिला था। कांग्रेस को 5 साल राज्य करने को मिलता, जनता ने चुन करके लिया, तो कांग्रेस 27% आरक्षण को लागू करके दिखाती। कांग्रेस के अंदर इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है कांग्रेस के अंदर शिवाली जी। और कांग्रेस पार्टी के हम समझते हैं जहां भी सरकारें हैं वहां पर पिछड़े वर्ग को लेकर के, वहां पर दलित समाज को लेकर के, वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज को लेकर के आपको अत्याचारी घटनाएं नहीं मिलेगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है। इनके नेता कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका चाल अलग है, चेहरा अलग है, चरित्र अलग है, संस्कार अलग है, संस्कृत अलग है, तुझता अलग है। ये सब भाजपा में होता है, कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में एक लीडर है, सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी राहुल। दूसरी बात जो है, कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने बुलाया सभी लोगों को, इस वर्ग के लोगों को, प्रतिनिधियों को बुलाया, जैसे हमारे पहले मित्र बोल रहे थे, इन सभी लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए ऐसा है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भाई 60% आपका पॉपुलेशन है, क्यों ना आपके इस पॉपुलेशन के आधार पर हम आपको 27% का रिजर्वेशन। कितनी अच्छी पहल कमलनाथ जी ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ये पचा नहीं पाए, उनको पेट में दर्द होने लगा, उनको ऐठन होने लगी। उनको लगा कि अगर कमलनाथ जी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रह जाएंगे तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग को संपूर्ण रूप से आरक्षण। लेकिन सर, जवाब तो तैयार किया होगा ना उस वक्त पर कि अगर पिटीशन दाखिल होती है तो हमारे पास ये जवाब है जो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। मौका ही क्यों दिया आपने बोलने का? देखिए, हमने तो इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया नहीं कि इन लोगों ने पिटीशन लगवा दिया। ये सबसे बड़े भागीदार कौन बने, और उसके बाद अगर हमारे मन में खोट होता तो हम लाते ही क्यों? हमें थोड़ी पता था कि 5 साल में हमारी सरकार, इसके पहले 1.5 साल में हमारी सरकार गिर जाएगी। हम कोई भी सरकार 5 साल का लक्ष्य लेकर के चलती है, अपने मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को निभाने का प्रयास करती है। जब वो सत्ता में आती है, कांग्रेस ने उसी दिशा में कार्य किया। हमारी ट्रेन भोपाल से दिल्ली पहुंच पाती, इसके पहले इन्होंने एक्सीडेंट करा दिया। जवाब दीजिए गोविंद जी, प्रॉब्लम था, ट्रेन को पहुंचने ही नहीं दिया आपने। हाँ, देखिए, यदि खुद ड्राइवर ही उसको गाड़ी को पटरी से नीचे उतारेगा तो कोई क्या कर लेगा? ये लोगों ने लोकतंत्र का कत्ल करके, मालू जी लोगों ने, शिवाली जी, लोकतंत्र का नंगा नाच करके इन्होंने सरकार जिस तरह से बनाई। चौथी बात, ये किसी से छिपा नहीं। कोरोना काल में स्पीकर साहब ने कह दिया था मध्य प्रदेश के कि भाई देखो कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ, लेकिन माना नहीं। इन्होंने कहा नहीं, उसको सत्ता की चाशनी चाटना है, तो सत्ता का रसगुल्ला खाना है, रसमलाई खाना है, रेवड़ी खाना है। शिवाली जी इन्होंने छोड़ा।
आपने जो हिपोक्रेसी की वो देश की जनता ने आपको सबक दे दिया है। दलितों के साथ आपने जो अत्याचार किया, अनुसूचित जनजाति के साथ जो अत्याचार किया, मुस्लिमों को वोट बैंक बनाया, उनकी कभी बेहतरी आपने नहीं की। और ऐसे ही पिछड़े वर्ग के लिए तो आपने सुप्रीम कोर्ट बनाया ने पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के जो बाद में नाम दे दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल कि कमीशन फॉर कर्नाटक हो, बैकवर्ड, आसाम हो, महाराष्ट्र ये हो, मेरी गोवा बात। हो, हरियाणा हो, मध्य 1980 प्रदेश में हो, में इसमें जिस तरह से अरे भारतीय जनता श्रीमान जी, पार्टी ने बात तो अपनी सुनिए, सरकार सच तो बनाई, सुनिए। ये जोड़ तोड़ के अरे सरकार सच बनाई, सुनिए पांडे ये इस जी। देश के संविधान के लिए, इस कानून के लिए अब माहौल आपके का विषय माध्यम है। से जनता तक सच पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सरकार पिछड़ों के जिम्मे सौंप दी। जो टिप्पणी है और एक नहीं, तीनों मुख्यमंत्री। ठीक है सर, सब पब्लिक डोमेन में है, ये डिबेट भी पब्लिक सुन रही है, तो एक एक करके दोनों अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। अरे आप सुन ही नहीं रहे, मैं सच बोल रहा हूँ तो सुन नहीं रहे। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर, मेरे पास अन्य दो मेहमान भी हैं। आसाम में, महाराष्ट्र ठीक है, में, गोवा में, आपने तो हरियाणा पिछड़े में और मध्य दलितों का सरकार जितना बनाई, अपमान ये किया बहुत है, ही कष्ट का विषय है। ठीक है, मुस्लिमों का जितना शोषण किया है, करना पड़ा वो था आपकी कांग्रेस सरकार ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले दिया है। लीजिए सर, अन्य दो मेहमान भी हैं, जल्दी से बोलिए गोविंद जी। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा पिछड़ों का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, उनका शोषण किया, उनको शब्दबाग दिखाए और हरी ये जो दिखाई हरियाली, उसके बाद पता लगा कि वो सारा बंजर खेत निकला। एक भी मध्य प्रदेश में तो पूरी राजनीतिक भागीदारी पिछड़ों के हाथ में दी भारतीय जनता पार्टी ने। देश की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी पिछड़े के हाथ में दी नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ बाबूलाल गौर, उमा श्री भारती और शिवराज सिंह जी चौहान, तीनों मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग की हितैषी नहीं है? हम पिछड़े वर्ग की हितैषी, आपको फिर मौका मिला, फिर आपने सेठ को बिठाया, ठीक है सर, नेतृत्व पर राजा लगातार को सवाल बिठाया, उठते आए हैं, इस पर भी मैं आपका जवाब लूंगी ब्रजेश जी, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी काफी देर से मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये गाइडलाइन तय की गई थी, लेकिन लंबी फहरिस्त है उन राज्यों की भी जहां पर इनसे ज्यादा सीमा है आरक्षण की। तो क्या लगता है कि इसका हवाला देकर फ्रूटफुल हो सकता है सरकार के पक्ष में, सरकार अपना इस बात को रख सकती है कोर्ट में, या फिर इसी देश में कई ऐसी जगह भी है 70% तक का आरक्षण जो है वो है, तो क्या उन पर संज्ञान की जरूरत है, उन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए वो आरक्षण है, या फिर उन पर कोशिशें की गई हैं इसलिए वो आरक्षण बने हुए हैं? जी, जो भी जहाँ पर जो हमारे कर्नाटक है, केरला है या तमिलनाडु में, वहाँ पे प्रदेश के सरकारों द्वारा वहाँ सेंसस कराया गया और वहाँ से आंकड़े आए, उसके आधार पर वो जो आज जो आरक्षण की जो अधिक बढ़ाया गया है, वो ये इंदिरा साहनी से उनका वो कोई लेना देना नहीं। कोई बालाजी वर्सेस जो इंडिया मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा जो एक केस ला, उसमें स्पष्ट लिखा कि सेंसस के आधार पर उसको बढ़ाया जा सकता है। और जहां अभी हमारे मित्र हमारे दोनों पार्टियों के भाजपा कांग्रेस के बैठे हुए थे, तो कमलनाथ जी की सरकार में जब आपके महाधिवक्ता द्वारा खुद स्वीकृति देके आपने वहां पे स्टे कराया था, जब पता है, मैं एक एडवोकेट हूँ, कि कोई भी पिटीशन जाती है तो सरकार को कॉपी जाती है, सरकार उसमें उपस्थित रहती है, तो ऐसा कि पहली हियरिंग पे ही स्टे हो गया। जब दूसरी बात, आज भाजपा कांग्रेस बोलती है कि हम लोगों ने दिया, जब स्टे होने के बाद पूरे संगठन के लोग सरकार के पास गए कि साहब यहाँ पे तो जो आपके महाधिवक्ता है उनका थोड़ा सा बहुत स्लो है और वो अपने मजबूत पक्ष नहीं रख पाए, हाँ इसके लिए आप लोग बाहर से सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयरों को, चाहे इंदिरा जयसिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, और चाहे वरुण ठाकुर हो, तमाम बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनको कीजिए। पर उनके द्वारा कहीं ऐसा सरकार के कमलनाथ सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज भी आज जो भाजपा के लोग हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उनको ही बताना चाहता हूँ, अभी एनएचएम भर्ती में आया, आपने खुद अपने रिप्लाई में लिखा, कि है ना, ये है ना 50% इसको हम 27% नहीं दे। आपकी मंशा क्या थी? आप अगर देने की मंशा होती तो आप लिखते ना उसमें,
आपने अपने रिप्लाई में, जहां आज आप सरकार में लगातार अभी स्टे हुआ है, अभी हुआ है 27% पे होल्ड करने के लिए बोला, उससे पहले एनएचएम भर्ती आया, आपने 2800 भर्ती जो हुई थी एनएचएम भर्ती, तो उसमें आपके द्वारा मात्र अगर आप 14 भी देते, आपको हम आपकी बात को मानना चाहते हैं कि साहब माननीय न्यायालय में होल्ड है, पर 14 होने के बाद भी आपने 7% रिजर्वेशन क्यों दिया? आप हितैषी है ना ओबीसी के, आप ओबीसी के हितैषी है ना। वही कांग्रेस आज राजनीतिक बात भी कर लें तो राजनीति में भी अगर 27% आरक्षण की बात को आप पक्षधर हैं, तो आपने 27% आरक्षण के हिसाब से आपने मंत्री बनाए क्या? वही कांग्रेस के लोगों ने बनाए क्या? अगर ओबीसी के हितैषी है तो आप, तो ये दोनों तरीके दिखाया जा रहा है। आज भी आपने आज जो आपने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जो लाठी बरसा के कई लोग घायल हो गए, अस्पतालों में भर्ती हैं, ये दुर्भाग्य। यहाँ हमारे मामा बोलते हैं कि मैं अपनी बांजियों का संरक्षक हूँ, और उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, उनके साथ ना मारपीट की, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, ये बहुत ही गलत है, ये इंसानियत मरती है इससे। ठीक है, दोनों के जवाब में दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से लूंगी, लेकिन राघवेंद्र जी, बड़ी व्यथा है ओबीसी वर्ग के लिए, कहां जाएं, किसका मुंह देखें? कश्मकश में है कि अब आरक्षण मिलेगा भी या नहीं। राघवेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी राघवेंद्र जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मेरा कहना यह है कि ये मूल रूप से राजनीति है। वीपी सिंह की बात भी हुई, मंडल कमीशन की बात हुई, कांग्रेस ने कहा कि हम इसको लागू करना चाहते थे, सरकार से चले गए। बीजेपी कह रही है कि वो सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, कोई भी सीएम नहीं बनाया ओबीसी का। मैंने इससे रगड़ के मुद्दे की बात मैं जो करना चाह रहा था वो ये कि जो क्रीमी लेयर है उस पर कोई पार्टी बात नहीं कर रही, उस पर कानून के जानकार कुछ नहीं कर रहे कि एक ही ओबीसी परिवार पिछले 30 साल से आरक्षण का लाभ ले रहा है और उसी ओबीसी वर्ग का आदमी सड़क पर घूम रहा है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों ये इस बात पर जोर नहीं देते कि हम किसी एक परिवार को एक पीढ़ी पर, 2 पीढ़ी पर आरक्षण मिल जाए, तो उसके बाद उसी वर्ग का दूसरा जो वंचित है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात की ताकीद किसी ने नहीं की है, ना कोर्ट के सामने की है, ना पब्लिक के सामने की है, ना वो संसद या विधानसभा में करते हैं। जब तक आप इस मुद्दे पर नहीं आएंगे तो आरक्षण तो कई सालों से है, 17% भी बहुत होता है, 27% भी बहुत होता है। अगर आप इस पर नहीं जाएंगे तो 50% आरक्षण भी कम पड़ेगा। जो दलित है, जो कमजोर है, वो कमजोरी रहेगा। दलित वर्ग का जो आईएएस ऑफिसर है उसके घर के लोग आईएएस बनते जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राघवेंद्र जी, बिल्कुल सही बात और सटीक बात आपने कही है कि 50% भी दे दे तो कोई फायदा नहीं है, अगर उनका हक नहीं मिल रहा है उनको तो कोई फायदा नहीं है 50%, 100% का। और अगर 17% और 27% भी अगर आप दे रहे हैं, वो अगर ऐसा दे के हक मिले। आप इनसे जरूर पूछें बीजेपी, कांग्रेस और कानून के जानकार से कि आखिर वो इस बात पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं कि जो इन वर्ग का दलित वंचित है उस पर बात करें, आरक्षण की जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर करें, क्योंकि वो 3 पीढ़ी से आरक्षण का लाभ ले रहा है। अब वो आरक्षित वर्ग अब नहीं बचा, वो ओबीसी का आदमी अब सवर्ण हो गया है, क्योंकि वो पैसे से भी धनी है और पावर भी उसके पास है, अधिकारी भी है और वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है। जवाब दें ब्रजेश जी। जरूर आप तीनों लोगों से पूछे, बीजेपी, कांग्रेस और कानून के जानकार। बिल्कुल सर। सबसे पहली बात शिवाली जी, ये जो ओबीसी वर्ग से बैठे हुए हैं भाई साहब का नाम क्या है बताएं तो मेरे को। धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र जी से मैं शुरू करता हूँ। धर्मेंद्र जी ने कहा कि जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी और उन्होंने इसको बढ़ा करके आरक्षण की प्रक्रिया को 27% किया और उसके बाद ये स्थिति बनी कि जो पिटीशन आई उसकी कॉपी मुख्यमंत्री जी के पास, सरकार के पास तक जाती है, तो सरकार ने अच्छे से आर्गूमेंट क्यों नहीं किया। मैं पहले इस बात, ये भी वकील है, मैं भी वकील हूँ संयोग से, और मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया है तकरीबन 1.5-2 साल, इसलिए मैं इनको पहले जवाब दे दूँ अच्छी तरीके से। पहले इस बात को ये समझना चाहिए, जब सरकार के पास कॉपी आती है तो मध्य प्रदेश के जो नियुक्त महाधिवक्ता थे, चाहे वो शशांक शेखर जी रहे हों, चाहे आदरणीय अजय गुप्ता जी रहे हों, चाहे विवेक तन्खा साहब रहे हों, इन्होंने इस केस को अच्छे तरीके से आर्गूमेंट किया, सरकार के पक्ष को रखा। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमको पूरा 5 साल नहीं मिला, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो हम बताते कि कैसे 27% आरक्षण हम लागू नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब कमलनाथ जी ने अपनी कैबिनेट बनाई
तो उसमें 27% ओबीसी लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। अपने चंगू मंगू को स्थान नहीं दिया, उन लोगों को स्थान दिया जो जीत करके आए थे, ओबीसी वर्ग से थे, उनको 27% आरक्षण दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात अभी राघवेंद्र सिंह जी उठा रहे थे, मैं इनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इसको लेकर के चर्चा हुई थी, कैबिनेट में चर्चा हुई थी कि जो हमारा क्रीमी लेयर है, इस क्रीमी लेयर का वर्ग का व्यक्ति अगर इसका लाभ ले रहा है, लेकिन इसके निचले छोर का व्यक्ति, अंतिम छोर का व्यक्ति इसको लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इसके गुणात्मक सुधार क्या हो। और इस पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार में फैसला हुआ था कि जो इसके निचले स्तर के वर्ग हैं वहां तक इस सुख सुविधा का लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन इन्हीं के समाज में से कुछ लोग खड़े हो गए, बोले नहीं साहब ऐसा नहीं है। मुझे वो घटना नहीं भूलती जब रामविलास पासवान जी या कुछ ऐसे लोग हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी, कुछ रामविलास पासवान जी तो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे बिहार में, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ लोग इस बात की लड़ाई लड़ने लगे जो आरक्षण का लाभ ले रहे थे। हम समझते हैं ये इस वर्ग को डिसाइड करना पड़ेगा। राघवेंद्र सिंह जी ठीक कह रहे हैं, इस बात से मैं इनकी कुछ इत्तेफाक रखता हूँ, आर्थिक रूप से सहमत हूँ। ये इस बैठ के इस वर्ग को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अगर सरकार आपको 27% आरक्षण का लाभ देती है तो वो आरक्षण का लाभ आपके उच्च अभिजात लोगों को मिलना चाहिए इस वर्ग में, कि आपके निचले वर्ग के लोगों, चपरासी के बेटे को नौकरी मिलना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सरकार जब ओबीसी आरक्षण करेगी तो उस कॉलम में जो है ओबीसी आरक्षण ही रहेगी। तो मेरा कहना यह है शिवानी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सारी बातों को लेकर के आज आपने डिबेट रखा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की मंशा स्पष्ट थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन हमको पूरा कार्यकाल नहीं मिल पाया, इसलिए हम चाहते हुए भी अपनी मंजिल पे सफल हुए। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे गोविंद जी से। गोविंद जी, पूरा समय नहीं दिया, ट्रेन पहले ही रोक दी और अब बार बार यही कि समय नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाए, तो आपको तो पूरा समय दिया जा रहा है। शिवानी, इनसे ये पूछिए कि कोर्ट में पैरवी करने के लिए वकील उस समय किसको खड़ा करना था? तो हमारी सरकार नहीं थी। और ये सरकार जाने की पहले से इनको आज ठीक है कि सरकार चली जाएगी, सरकार तो आनंद फानंद में गई इनकी, जब इन्होंने बोला कि पटरी से उतर जाओ तो उतर गए और इस तरह सरकार चली गई। ये शुरुआत में ही जब आपने पूरी कॉन्क्रीट प्रपोजल रखना था, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके ऐसा फुल प्रूफ 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो लाए थे प्रपोजल, उसको फुल प्रूफ रखना था कानूनी रूप से भी, बाकी आंकड़ों के जरिए भी। और उसको ये मालूम था इनको कि कोई पिटीशन लगाएगा तब सरकार को क्या प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए, इस बारे में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये वकील हैं, इनके नेता उद्योगपति हैं, इनको पिछड़ों से क्या लेना देना? हमने तो पिछड़ों को पूरी सरकार को भाई इन्होंने, हमने तो तीनों मुख्यमंत्री पिछड़े बनाए सर, नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, नेतृत्व पर वो बात करते हैं, लगातार आरोप भी उठते हैं। हमारी सरकार थोड़ी, क्यों नहीं नेतृत्व की बात आती है तो आप इसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपने चुनी हुई सरकार को चाहिए थी वाली की चुनी हुई सरकार ने क्यों गिरा दिया? क्यों बेंगलोर लेकर के कांग्रेस के विधायकों को चले गए? आपने जिस तरह से लोकतंत्र का नंगा नाच मध्य प्रदेश में किया, उससे कई लोग जो है वंचित रह गए। सर उस पर चर्चा नहीं, सर उस पर चर्चा होगी तो बहुत सारे गड़े मुर्दे उड़ेंगे और डिबेट कहीं और डिरेल हो जाएगी। नहीं, जनार्दन को 7.5 करोड़ जनार्दन को उस सुविधा से वंचित रह गए, इस बात को समझना चाहिए। पहले देखिए कि वास्तव में गलती क्या की है। ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री पद की जब बात आती है तो नाम आता है कमलनाथ का, दिग्विजय सिंह का। अरुण यादव में क्या कमी थी? अभी अभी गोविंद जी ने ये सवाल किया है। न उनको प्रदेश अध्यक्ष रखा, न मुख्यमंत्री बनाया, न नेता प्रतिपक्ष। अरुण यादव साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अरुण यादव जी के साथ जो ऑल इंडिया कांग्रेस, अभी मुझे जवाब दे दीजिए, बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा? आप बोल लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैंने कहा अरुण यादव साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव हैं। अरुण यादव साहब कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर के मेंबर है, आपके शिवराज सिंह जी नहीं है भाजपा में जो अरुण यादव साहब है।
मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे 2-3 बार। कांग्रेस ने अरुण यादव साहब को दिया, फिर तो आगे भी अभी चुनाव की टिकट भी दे सकती है कांग्रेस। अरे वो तो हमने भी हम दिया। समझते हैं कि कांग्रेस ने उनको संपूर्ण सम्मान दिया, आगे भी देगी। और जिस तरह से गुणात्मक रूप से उन्होंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समूचे मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश के 4 मंत्रियों में से इसलिए आप इस तरह की दलील मत दें। दलित जो दलील आदिवासी पिछड़ा है, केवल एक सवर्ण है, नरेंद्र सिंह तोमर, और कोई नहीं है। आपने क्या किया? आपने अरुण यादव जी का आपकी पार्टी में ओबीसी का जितना बड़ा शोषण हुआ है, आपकी पार्टी में ओबीसी के किसी सेकंड थर्ड लाइन के नेता को खड़े नहीं होने दिया गया है। उमा भारती ने आरोप लगाया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, उमा भारती जी ने आरोप लगाया था, कहा था कि हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओबीसी समाज की अनदेखी की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे कोई आपके कहने से क्या हो रहा है? प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाया, मैं तो हमारी पार्टी में कोई आरोप नहीं लगाया कि ओबीसी। ठीक है सर, डिटेल नहीं करते हैं। नहीं राघवेंद्र जी, लॉलीपॉप पकड़ा दिया आरक्षण की और मामला लटक गया कोर्ट में कि ओबीसी के प्रति हमारी क्या मंशा रहती है, और कितने पिछड़े और कितने अति पिछड़े लोग हमने अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए हैं। ठीक है सर। राघवेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरे को जी राघवेंद्र जी, सवाल यही कि लॉलीपॉप पकड़ा दी आरक्षण की और मामला तो अटक गया कोर्ट में। जी, मेरा कहना यह है कि ये लॉलीपॉप हम 1955 से जो आयोग बने हैं तब से सुनते आ रहे हैं। उसमें किसी किसी का लाभ भी मिल गया है, लॉलीपॉप लोगों को कुछ उससे भी मिल गई है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ये तीनों हमारे साथी पत्नी से कितना सहमत होंगे, और आपसे भी मेरी दरखास्त है कि जो एक बार सांसद बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, एक बार मंत्री बन जाए, पॉलिटिकली वो उस वर्ग से बाहर, उस सामान्य वर्ग में आना चाहिए। दलित वर्ग का एक आदमी विधायक बन गया, मंत्री, यानी वो उस वर्ग से बाहर हो जाए। अगर वो नौकरी में क्लास 2 ऑफिसर बन जाता है तो वो दलित या ओबीसी के वर्ग से बाहर हो जाए, ताकि उस समाज के दूसरे लोगों को मौका मिले। जब तक इस बात को कड़ाई से नहीं कहा जाएगा, आप 70% आरक्षण कर दीजिए, बाकी लोग जरूर रोते रहेंगे, डिबेट होती रहेगी, लेकिन जिस वर्ग के लिए ये नियम कायदे बने हैं वो, उसका जो अर्थ है वो पूरा नहीं होगा। हम सिर्फ जो क्रीमी लेयर है उसकी को मजबूत करते रहेंगे, गरीब दलित वर्ग का और गरीब हो जाएगा, ओबीसी जो वर्ग का पिछड़ा है वो और पिछड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर बात जरूर करनी चाहिए। ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, 27% करिए, 51% ओबीसी तो और उसको बढ़ाइए, लेकिन एक बार आप मंत्री हो गए ओबीसी के, आपकी ट्रपन आपका खत्म, क्योंकि आप बहुत चतुर, चालाक और ज्ञानी है। एक बार आप क्लास 2 अफसर हो गए, आप दलित वर्ग से ऊपर निकल गए। इस पर अगर बात नहीं होगी तब तक हमारा मकसद ही पूरा नहीं होगा जिस बात के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस बात पर? मैं सर की बात को एक लाइन में थोड़ा बढ़ा के बात करूंगा। जिस प्रकार क्रिमिनल वाली बात को कह रहे हैं, उसका दायरा कैसे होगा? बिना सेंसस के हो सकता है क्या? बिना सेंसस के संभव है क्या? हम अगर जनगणना हमारी सरकार के द्वारा कराई जाती तो उसमें यह भी दिखता कौन गरीब है, कौन कितने पैसे वाले हैं, कौन मजदूर है, कौन किसान है, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है। आपकी मंशा अभी आपके द्वारा, आप सरकार के द्वारा जो अभी आया कि ना ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जाएगी, वो अपर कास्ट की भी नहीं कराई जाएगी, SC ST की कराई जाएगी। जब तक जनगणना नहीं होगी हम ऐसे उसको कैसे हम उसका दायरा बता पाएंगे कि वो आर्थिक से कमजोर है। आज आप बात कर रहे हैं कि काफी लोग ओबीसी के संपन्न हो गए, उसका एक डाटा तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक संख्या नहीं है ओबीसी की। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक ओबीसी की नहीं है। आपने भी आप 2 दिन पहले या आज मोदी जी का स्टेटमेंट आया कल रात को कि नीट में आरक्षण दिया जाएगा 27%, उससे पहले आपने 0 किया। तो ये तुम्हारा मंशा तो बताइए। आप ओबीसी के हितैषी हैं और अगर हितैषी हैं तो आपने नीट में आरक्षण क्यों नहीं दिया, 0 दिया? आपको तो स्पष्ट दिखाई देता है ना। मैं तो बार बार दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ तो हमेशा छल ही किया है आपने। ठीक है गोविंद जी, जल्दी से एक लास्ट कमेंट। छल किया है आपने, वो ऐसा बोल रहे हैं दोनों ही पार्टियों से, सिर्फ शगुफा छोड़ती हैं पार्टियां।
गोविंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? गोविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। ब्रजेश जी, एक लास्ट कमेंट। उन्होंने आप पर भी सवाल उठाए हैं कि आप सिर्फ छल करते हैं, शगुफा छोड़ देती हैं पार्टियां, लॉलीपॉप दिखा के बस। मैं धर्मेंद्र जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ। धर्मेंद्र जी का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन हर तर्क दावा नहीं होता है। वो भी वकील है, हम भी वकील, और संयोग से दोनों सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया सीनियर लॉयर के अंदर, बाद में राष्ट्रीय प्रवक्ता बना यूथ कांग्रेस ऑल इंडिया का। तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने आपसे पहले ही विनती किया शिवाली जी, कांग्रेस पार्टी का ध्येय शुद्ध है, कांग्रेस पार्टी का मन पवित्र है, कांग्रेस पार्टी के विचार पवित्र है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर ओबीसी समाज को, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के नुमाइंदे के रूप में मुख्यमंत्री जी ने 27% आरक्षण देने की पहल किया। उसी ने पहल तो किया, जो पहल करे उसका स्वागत करना चाहिए, धर्मेंद्र जी को गले लगाना चाहिए। विकास एक दिन का नहीं होता, विकास एक सतत प्रक्रिया की तरह होता है। इसलिए पहल करने के बाद एक दिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम कांग्रेस पार्टी की बात कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें ओबीसी समाज के साथ है, राष्ट्र के साथ है। बिल्कुल। और आपकी इसी बात के साथ, जो आपकी ट्रेन, जिस बात पे आपने बार बार कहा कि ट्रेन पहले ही स्टेशन से उतर गई थी, उम्मीद यही कि जल्दी अपनी मंजिल तक भी पहुंचा देंगे आप इनकी ट्रेन को। लेकिन बात यही है कि आरक्षण की जो आग है उसमें और कितना ज्यादा घी डाला जाना बाकी है, क्योंकि लगातार ये आग तो भड़क रही है और सवाल उठेंगे भी, क्योंकि कोई फैसला लिया गया और अब कोर्ट में है, तो सवाल दोनों ही पार्टियों से किए जाएंगे, तो सरकार से भी और विपक्ष से भी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, आरक्षण की आग भड़की हुई है मध्य प्रदेश में, जहां सरकार ये दावे कर रही है कि विपक्ष ने, यानी कि जब उनकी सरकार थी तब पूरे तथ्य नहीं रखे, होमवर्क नहीं किया। वहीं अब विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार पैरवी नहीं कर रही और बीच में पिस रही है ओबीसी वर्ग। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मसले का हल सबके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।